Hello everyone, welcome back to another video। तो आज हम समझने वाले हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो हम समझेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर किन किन चीजों में डिपेंड करता है। पहला है कि कंडक्टर का लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, तीसरा नेचर ऑफ द मटेरियल, मतलब कंडक्टर किस मटेरियल से बना है, जैसे कॉपर। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं, ये एक ले लिया हमने कंडक्टर। क्लियर बात। अब पहला बोला रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ, इसकी लेंथ पर डिपेंड करेगा। ये कंडक्टर की लेंथ पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। ठीक है, अब ये इसका लेंथ ये कंडक्टर ए और दूसरे कंडक्टर हमने लिया बी। अब देखो, ए कंडक्टर का लेंथ ज्यादा है, बी का कम कम है। ठीक है, तो क्या होगा, इसका रेसिस्टेंस होगा ज्यादा और इसका रेसिस्टेंस होगा कम। ठीक है, रेसिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड करता है लेंथ पे। क्लियर। और इनवर्सली डिपेंड करता है एरिया पे। क्लियर। इसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा क्योंकि रेसिस्टेंस लेंथ पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। तो इसका लेंथ रेसिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड करता है लेंथ पे। तो इसका लेंथ ज्यादा, तो इसका रेसिस्टेंस भी ज्यादा। इसका लेंथ कम, तो रेसिस्टेंस भी कम। ठीक है, ऐसे में पता चल रहा गया है कि लेंथ पे रेसिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। इससे हमें पता चलता है। दूसरा बात आता है क्रॉस सेक्शन पे। ठीक है, अब इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया ज्यादा, अब इसका भी क्रॉस सेक्शन का एरिया कम है। ठीक है, क्या होगा, इसका रेसिस्टेंस होगा ज्यादा भी, इसका होगा रेसिस्टेंस कम। आगे हम समझेंगे क्यों कम ज्यादा, क्योंकि रेसिस्टेंस जो है क्रॉस सेक्शन एरिया क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका है कम तो रेसिस्टेंस ज्यादा, इसका ज्यादा है तो रेसिस्टेंस कम। तो इससे हमें पता चल रहा है कि रेसिस्टेंस जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये कोई दूसरे मटेरियल का बना है, ये हो गया। अब नेचर ऑफ द मटेरियल की बात करते हैं। मान लो कि ये कंडक्टर किसी दूसरे मटेरियल से है बना है, ये किसी दूसरे मटेरियल से बना है और इसका रेसिस्टेंस मान लो ज्यादा, इसका हो है कम, प्लस इससे ज्यादा। ठीक है, तो नेचर पे भी डिपेंड कर रहा है। क्लियर है, हो गया ये कि नेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है। किसी एक कंडक्टर किसी एक मटेरियल से बना है, उसका रेसिस्टेंस जो है ज्यादा है। दूसरे मटेरियल से बना है एक कंडक्टर, उसका रेसिस्टेंस कम है। तो ये पता चल रहा है कि नेचर ऑफ द मटेरियल पे रेसिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं, ओम्स लॉ को भी देखेंगे। नॉट ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस देखते हैं। अब रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड कर रहा है और रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर। अब इन दोनों का अगर मिलाएं तो क्या होगा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, समझ में आई ये चीज। ओके, अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हमें हटाना है। कैसे हटाएं, इक्वल्स टू दिया, प्रोपोर्शनलिटी मैंने ना क्या दिया, तो इसमें डाल दिया हमने रो, ये कि कांस्टेंट है, लेंथ अपॉन एरिया। क्लियर। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, एक कांस्टेंट को डाला, प्रोपोर्शनलिटी हटाया, कांस्टेंट को डाला, बस लेंथ अपॉन एरिया, लेंथ बाय एरिया। ठीक है, ये समझ में आया। इसे कहते हैं रो। रो ये होता है कांस्टेंट। ठीक है, और इसको बोला जाता है
इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटेरियल ऑफ द कंडक्टर। और रो का ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होगा? ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी होगा ओम। हो गया ये? यहां तक समझ में आया? अब हम समझेंगे सीरीज, रेसिस्टर इन सीरीज, वो समझते हैं। ये एक रेसिस्टेंस है, ये एक बैटरी से लगा हुआ है, ठीक है। इसका वोल्टेज है V, ठीक है। अब इसका रेसिस्टेंस है R1, R2, R3, ठीक है। ओके, करंट ऐसे निकल रहा है, करंट I, करंट सेम रहेगा, ठीक है। करंट इधर से गया I, इधर गया I, इधर भी गया I, इधर भी गया I, ठीक है, इधर भी गया I, ठीक है। समझ में आया? ये सीरीज की बात कर रहे हैं, सीरीज, सीरीज की बात कर रहे हैं। अब सीरीज में एक चीज हमेशा याद रखना, करंट जो आई है वो रहेगा सेम। क्लियर बात? क्या रहेगा? सेम रहेगा। ओके, अब यह से वोल्टेज जो है इसका हो जाएगा V1, V2, V3, सीरीज V, डिफरेंस अलग अलग, है ना। ये V जो है यहाँ जाके डिवाइड हुआ, यहाँ गया डिवाइड हुआ V1 में, V2 में, V3 में, फिर वापस जब इधर आया ये V1, ठीक है। ये V जो है V1 में डिवाइड हुआ, V2 में डिवाइड हुआ, V3, क्लियर है? अब देखो ये V इसमें डिवाइड हुआ, V1 प्लस V2 प्लस V3 में डिवाइड हुआ, क्लियर? ओके, अब हम ओम्स लो क्या है? V इक्वल्स टू आई आर, क्लियर? V इक्वल्स टू आई आर, हमें पता है ओम्स लो। अब इस पे ओम्स लो अप्लाई करो, क्या होगा? V1 इक्वल्स टू आई आर वन। अब आई क्यों है, आई वन क्यों नहीं? क्योंकि आई तो सेम है, इसलिए आई, ठीक है। अब V2 को आई आर टू, यहाँ पे देखो, यहाँ का यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई करो, यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई किया तो V2 आई आर टू। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई करो, ये होगा V3 आई सेम आर, यहाँ का रेजिस्टेंस कितना? R3, है ना। ओम्स लॉ क्या है? V इक्वल्स टू आई आर, यहाँ पे V कितना है? V3 इक्वल्स टू आई सेम रखा है, यहाँ पे R कितना है? R3, क्लियर हो गया ये? हो गया। अब इसको ऐड करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब इन तीनों को V1, अब ये इक्वेशन क्या है? V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्लियर? V इक्वल्स टू V1 क्या है? IR1, IR2, IR3, I को कॉमन ले लो, R2, R3, क्लियर हो गया ये? अब V की जगह क्या लिख सकते हैं? IR, क्लियर? ऐसे लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? IR को हम क्या लिख सकते हैं? रेजिस्टेंस इन सीरीज, इसको रेजिस्टेंस इन सीरीज, इसको क्या लिख सकते हैं?
17 आई आर आई कॉमन R1 R2 प्लस R3 हो गया। आई आ गया कैंसिल, या सीरीज में है ना, इन सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये चीज? फिर से समझाते हैं। अब ये जो बी पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3 में डिवाइड हुआ, ये लिखा। यहाँ पे करंट सेम है, ठीक है। अब ओम्स लॉ भी क्या कहते हैं, V इक्वल्स टू आई आर, है ना। तो यहाँ पे अगर ओम्स लॉ अप्लाई किया, क्या होगा? V क्या है? V1, आई सेम, और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है? I1। सिमिलरली यहाँ पे अगर हमने ओम्स लॉ अप्लाई किया तो V क्या है? V2, आई सेम, रेजिस्टेंस कितना है? R2। सिमिलरली V3, आई सेम, R3 हो गया। अब इस पे, अब इसको देखो, देखा। अब इसके वैल्यूज को अप्लाई करो। V1 का वैल्यू क्या है? IR1, IR2, IR3। V का वैल्यू कितना है? IR। आई यहां से कॉमन ले जाओ, ले लिया, ये कट गया 2 I। ये रेजिस्टेंस क्या है? किसकी बात कर रहे हैं? सीरीज पे, रेजिस्टेंस सीरीज में है, रेजिस्टेंस इन सीरीज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया। ये है अपना रेजिस्टेंस इन सीरीज की बात, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? ऑल क्लियर? अब हम पैरेलल की बात करेंगे, ठीक है। पैरेलल में क्या होगा? पैरेलल में क्या होगा? ये पोटेंशियल है V, ठीक है। और यहाँ से करंट I निकला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? I डिवाइड होगा I1 में, I2 और I3 में, क्लियर। R1 R2 R3, क्लियर। यहाँ पे होगा क्या? V सेम, I डिफरेंट, क्लियर। यहाँ पे होगा V सेम होगा, ठीक है। इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इस रेसिस्टेंस का, इस रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस V, इसका भी V, इसका भी V, क्लियर है बात? ओके। आई यहाँ से निकला, ये इधर गया, इधर एक वायर गया, इधर एक गया, तो आई तीनों में डिवाइड हो जाएगा, क्लियर। तो क्या होगा? आई क्या होगा? आई इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। आई I1 I2 I3 में डिवाइड हुआ। अब जब यहाँ पे गया I1 I2 I3, अब तीनों यहाँ पे फिर मिलेंगे, क्या बनेंगे? आई, आई बन जाएंगे, आई बन के वापस आ जाएंगे, क्लियर। ये तीनों जब ऐड होंगे यहाँ, क्या बनेंगे? आई बनेंगे, आई बन जाएगा, क्लियर। ओके। अब क्या बताए? V इक्वल्स टू आई आर, क्लियर। अब V इक्वल्स टू आई आर, अब I इक्वल्स टू V बाई आर, ऐसे लिख सकते हैं। ओके। अब अब यहाँ पे अप्लाई करो, क्या होगा? यहाँ पे है
I1 भी सेम R1। क्लियर। यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई करो, क्या होगा? I क्या है? I2 पोटेंशियल V, R क्या है? R2। ठीक है। और यहाँ पे I3 क्या होगा? यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई करो, क्या होगा? करंट I3, V क्या है? V देखो, ये गया V, पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस V है। क्लियर। और क्या? I3 हो गया ये। ठीक है। अब क्या करना है? इस पे अप्लाई करो। ठीक है। इस पे क्या करना है? I इक्वल्स टू I1 कितना है? I1 कितना है? VR1 प्लस I2 कितना है? VR2 प्लस VR3। अब I को हम क्या लिख सकते हैं? ये I का फॉर्मूला VR। ठीक है। तो VR1 प्लस VR थ्री, ये गया कैंसिल, 1 1 1 1 हो गया। तो क्या हो गया? पैरेलल IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ओके। फिर से समझाते हैं। ये I जो है, यहाँ से I निकला था, या फिर I1 I2 I3 में डिवाइड हुआ, इधर गया I3, इधर गया I2, इधर गया I1, इन तीनों मिलके फिर से I बन गया। क्लियर। इसका रेजिस्टेंस R1 R2 I3। अब क्या हुआ? I1 I2 I3 में डिवाइड हुआ, ओम्स लग गया था, V इक्वल्स टू IR, इसको थोड़ा सा चेंज किया, I इक्वल्स टू V बाई R। ठीक है। अब यहाँ पे ओम्स लॉ लगवाया, क्या? I, यहाँ पे करंट कितना है? I1, पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस का दोनों एंड पॉइंट्स देखो, ये और ये। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V, ये V लिखा। इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V। रेजिस्टेंस R2, करंट यहाँ पे कितना है? I2। अब यहाँ पे सेम। अब क्या हुआ? I1 I2 I3 का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कर दिया। अब V को कॉमन ले लो और कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये ऐसा आ गया I पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1/R1 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आ गया पैरेलल का। ठीक है। ये ओके। अब आते हैं, हम समझते हैं पावर। पावर का फॉर्मूला क्या है? V पोटेंशियल डिफरेंस इनटू तो चार्ज बाय टाइम। ठीक है। अब I का फॉर्मूला क्या है? I इक्वल्स टू Q बाई टी। ठीक है। तो इसकी जगह हम I लिख सकते हैं, Q बाई टी इक्वल्स टू I, तो इसकी जगह हमने I लिखा इक्वल्स टू I। आगे ठीक है। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है? V इंटू I इंटू टी। क्लियर। इस पे अगर ओम्स लॉ क्या है? V इक्वल्स टू IR। क्लियर। अब इस पे हमने ओम्स लॉ अप्लाई किया, क्या लिख सकते हैं? V की जगह, V की जगह क्या लिख सकते हैं? IR इंटू आई टी। हीटिंग इफेक्ट को क्या लिखेंगे? आई स्क्वायर आर टी। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे पता चला हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, करंट पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। हीटिंग इफेक्ट किस किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट, टाइम और क्या? रेजिस्टेंस। ठीक है। अब हीटिंग इफेक्ट जो है, यहाँ पे साफ दिख रहा है, हीटिंग इफेक्ट डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है square of current flowing in the conductor. Heating effect directly depend कर रहा है resistance of a conductor. Heating effect directly depend कर रहा है
टाइम टाइम पे डिपेंड कर रहा है, कितने टाइम में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है। अब और एक बात, अगर रेसिस्टेंस बढ़ा तो क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी बढ़ेगा। हीट हीट प्रोड्यूस ज्यादा होगा, हीट ज्यादा होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बढ़ेगा। अगर रेसिस्टेंस बढ़ा तो हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। रीजन ये है कि ये लो कंडक्टर, इसके अंदर क्या होता है, जब करंट फ्लो होता है तब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है फ्लो हो रहा होगा, तभी करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है आपस में कोलाइड करेंगे। ठीक है। आपस में कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के वजह से ये कंडक्टर हीट प्रोड्यूस करेगा और ये ज्यादा गर्म होना शुरू हो जाएगा। जितना ज्यादा कॉलिशन करेगा इलेक्ट्रॉन्स आपस में, उतना ज्यादा हीट होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। क्लियर। तो कॉलिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, है ना। कॉलिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी बढ़ने वाला है। क्लियर है यहाँ तक? ओके नेक्स्ट।